हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले कि इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सहजता महसूस होगी। इस कारणवश यार इसके पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, बाकी इससे पहले की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसके संदर्भ में, यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मुगल वंश के संदर्भ में। यानी जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम मुगल काल या मुगल वंश का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जिसमें यार हम उन क्लासों के माध्यम से या इसके पहले के क्लासों में जो भी सारी चीजें हो चुकी थी या इतिहास के अंतर्गत में, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में जो भी सारी घटनाओं का वर्णन इतिहासकारों ने मुगल वंश के शासकों के तौर पे या मुगल वंश के बादशाहों के तौर पे किया है, उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र मैं इससे पहले की क्लास में कर चुका हूं। और जो भी सारे शासक या जो भी सारे बादशाह हमारे बसते हैं जिनका अध्ययन करना हमारे दृष्टिकोण से बेहद और बेहद आवश्यक है, हम आगे चल के उनका अध्ययन करेंगे भी और उनके प्रति अपनी एक स्वयं की बुद्धिजीविता भी क्या करेंगे, विकसित करेंगे। फिलहाल में आज जो हम जिक्र करने वाले हैं या आज जो हम जिस बादशाह का अध्ययन करने वाले हैं वो इससे पहले की क्लास में हम उसका जिक्र कर रहे थे, तो उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में देखते हैं। फिलहाल में इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था किस बादशाह का, वो था हमारा हुमायूं। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे अपनी वो बात कर रहे थे हुमायूं के संदर्भ में। फिलहाल में इसके संदर्भ में या इसके व्यक्तित्व के संदर्भ में या संपूर्ण जीवन काल के संबंध में जो भी सारी घटनाएं हमारी हो चुकी थी, जो कि बाकायदा इतिहासकारों के द्वारा मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में मुगल वंश के तौर पे हुमायूं का जिक्र किया गया है, तो हम यार बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हुमायूं का व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास भी देखिएगा क्योंकि वो भी हुमायूं से ही रिलेटेड थी। जो भी सारी बातें हमारी बची हुई थी या रह जाती हैं, आज हम इस क्लास के माध्यम से उसको पूर्णतः क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हुमायूं के संदर्भ में हमारी स्वयं की जो भी बुद्धिजीविता है वो अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा विकसित होनी चाहिए। ठीक है, जो कि यार हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में और मजा मारते रहिए पूरे तौर पे इस पूरे के पूरे मुगल वंश का। और इस मुगल वंश के आंतरिक भागों में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, वो हमारा दूसरा बादशाह था पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत का, जिसको हम लोग मुगल सल्तनत के अंतर्गत में किसको नाम देते हैं, ये हुमायूं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा जिससे कि अध्ययन के दृष्टिकोण से सहजता महसूस होगी। बाकी आज जो हमारी सारी चीजें होंगी या हुमायूं के संदर्भ में आज हम इस क्लास के माध्यम से इसके जीवन के अंतर्गत जो सारी घटनाएं हमारी घटित हुई, अर्थात जो भी घटनाएं हमारी रह जाती हैं, उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र आज मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठिएगा और आनंद लीजिए हुमायूं के संदर्भ में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो जिक्र किया था थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं। रिवीजन मोड में क्या लेते हैं कि इससे पहले की क्लास में थोड़ा सा ही पीछे चलेंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अन्यथा क्लास हमारी लंबी होगी। ठीक है, तो दिलों को थाम करके देखते हैं क्या
हुमायूं के व्यक्तित्व के संदर्भ में कि हुमायूं हमारा आखिर जो बादशाह था मुगलिया सल्तनत का, वो कैसा बादशाह था। ठीक है, तो फिलहाल में मेरी जहां तक बुद्धिजीविता विकसित हुई या जहां तक मैं एक प्रकार से बोलूं तो परिकल्पना कर पा रहा हूं कि हुमायूं का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। ठीक है, यानी ये व्यक्ति हमारा कैसा रहा होगा, ये हम हमारे मन मस्तिष्क के अंदर एक छवि क्या होती है, परिकल्पित होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसी में हुमायूं के संदर्भ में हम लोगों ने इससे पहले क्या बात की थी, थोड़ा सा ही पीछे चले गए, यानी हुमायूं के जीवन के संदर्भ में, जीवन या व्यक्तित्व के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन करना था। दूसरा, जब हुमायूं शासक बनता है यानी बादशाह बनने के पश्चात में, बादशाह बनने के पश्चात में क्या होती है, उनकी चुनौतियों के संदर्भ में, चुनौतियों के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन करना था। एंड जो तीसरा हमने जिक्र करना था वो ये था कि हुमायूं जब बादशाह बनता है तो कई सारी चुनौतियां होती हैं। एंड हुमायूं के जो भी हमारे क्या थे, संघर्ष थे, उनका भी अध्ययन हमने क्या करना था। हुमायूं के जो भी हमारे युद्ध थे या जो भी हमारे क्या थे, संघर्ष थे, उनका अध्ययन करना। एंड इसी के पश्चात में और जो हमने अध्ययन करना है कि इसमें हम लोग हुमायूं का क्या पढ़ेंगे, यानी हुमायूं का निष्कासित जीवन के नाम से जानते हैं। निष्कासित जीवन के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में थोड़ा सा हिंदी हैवी हो सकती है, तो हिंदी मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, कि किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती होती है तो मैनेज कीजिएगा। ठीक है, हुमायूं का निष्कासित जीवन। एंड इसी के पश्चात में जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है हुमायूं का जो भी हमारा एक प्रकार से बोले पुनः भारत में सत्ता को स्थापित करना, या हुमायूं का पुनः भारत में क्या आगमन के संदर्भ में, इसके संदर्भ में, पुनः आगमन के संदर्भ में, इन्हीं पांचों तथ्यों को लेकर के हम हुमायूं के पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हैं। ठीक है, या मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में इतिहासकारों ने जो भी सारा वर्णन किया इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में, वो भी किसके संदर्भ में, हुमायूं के संदर्भ में। तो इन्हीं पांचों तथ्यों को लेकर के उन्होंने वर्णन भी किया है और हम इनका जिक्र भी बाकायदा करते हैं और इनका अध्ययन भी करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इसके पहले की क्लासों में हुमायूं का व्यक्तित्व देखा, हुमायूं की चुनौतियां देखी, हुमायूं के जो भी हमारे संघर्ष थे। फिलहाल में कुछ संघर्षों का जिक्र मैं इसके पहले की क्लास में कर चुका हूं। देखते हैं इसमें कि उसके द्वारा लड़े गए भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से हमारे संघर्ष होते हैं या कौन कौन से युद्ध हमारे होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जो जिक्र करना था संघर्षों में, उसमें हम लोग पहला जो बात करते हैं वो बात करते हैं कलिंजर के युद्ध की, या कलिंजर के संघर्ष के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसी में हम लोग बात करेंगे दोहरिया के संघर्ष की, यानी यह भी एक प्रकार का युद्ध ही था। एंड तीसरा जो जिक्र करना है वो था हमारा कौन, वो था चुनारगढ़। चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण करता है ये, तो ये हमारा एक संघर्ष, इसको भी हम देख लेंगे कि हुमायूं के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया। एंड इसके पश्चात में आता है बहादुर शाह के साथ में संघर्ष होता है इसका। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में और जिक्र करूं मैं तो पुनः चुनारगढ़ का आता है, पुनः चुनारगढ़ का, हमारा चुनारगढ़ के किले पर क्या होता है कि हुमायूं के द्वारा पुनः यहाँ पे संघर्ष किया जाता है या युद्ध किया जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में और जो जिक्र करना है, चुनारगढ़ के पश्चात में हमारा आ जाता है चौसा का युद्ध। क्या आता है, चौसा के संघर्ष के नाम से, संघर्ष या युद्ध के नाम से जानते हैं।
एंड इसी के पश्चात में अगर और जिक्र करें तो इसमें आता है चौसा के पश्चात में हमारा आता है कन्नौज का, कन्नौज के संघर्ष के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको एक प्रकार से बोले तो बिलग्राम के युद्ध के नाम से, बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी इसी युद्ध को जाना जाता है। तो दोनों नामों से हमने क्या होना है, परिचित होना है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में लास्ट जो हमने अध्ययन करना है, जो कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे, जो कि एक प्रकार से बोले तो दो आक्रमण हमारे और होते हैं, जो कि एक निष्कासित के समय में होता है। निष्कासित क्या बोले कि ये दोनों युद्ध यहीं पे होते हैं, यानी जब वो पुनः भारत आता है तो दो युद्ध और करता है। कौन कौन से, जो कि एक प्रकार से अगर हम बोलना चाहें तो ये दो युद्ध इन टॉपिक के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, वो इसी में कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल में वो एक करता है मच्छीवाड़ा का, मच्छीवाड़ा के संघर्ष के नाम से जानते हैं, संघर्ष या युद्ध के नाम से जानते हैं। एंड इसी में लास्ट युद्ध जो करता है उसके जीवन का हमारा एक लास्ट युद्ध था, जिसको हम लोग सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं, सरहिंद के संघर्ष के नाम से जानते हैं या युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। फाइनली इसी सरहिंद के युद्ध के पश्चात में भारतीय क्षेत्र में फिर से मुगलिया सल्तनत हमारी क्या होती है, स्थापित हो जाती है। इसके पश्चात से इनके वंशज आते जाते हैं और उन्हीं के द्वारा फिर ये मुगलिया सल्तनत जो भी है हमारा एक व्यवस्थित रूप प्रदान करती है, और बाद में इनकी जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से संचालित होने लगती है दिल्ली आगरा वाले क्षेत्रों से, ठीक है। तो देखते हैं इसी में कि इसके पहले की क्लास में हमने संघर्षों में अगर युद्धों का जिक्र किया ही है, तो इसमें हम लोगों ने कलिंजर का युद्ध देखा जो कि हम अध्ययन कर चुके हैं, दोहरिया का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, चुनारगढ़ का भी अध्ययन कर चुके हैं, बहादुर शाह के साथ में संघर्ष हुआ था, इसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। आज जो हम इस क्लास के माध्यम से जो जिक्र करने वाले हैं, वो अपनी बातों को हम आपके साथ में अगर साझा करने वाले हैं आज, तो ये हम चुनारगढ़ के किले के संघर्ष से पुनः अपनी बातों को आपके समक्ष हम पेश करने वाले हैं एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। इसी कारणवश मैंने पहले ही बोला कि दिल थाम के बैठिएगा और देखते रहिए हुमायूं के संदर्भ में कि हुमायूं क्या क्या करता है और इतिहासकारों ने क्या किया, कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में हुमायूं के व्यक्तित्व के संदर्भ में, हुमायूं के संघर्ष के संदर्भ में, या उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र किया है जो कि हुमायूं के जीवन काल में घटित होकर के रह गई हमेशा और हमेशा के लिए, ठीक है। देखते हैं इसी में चुनारगढ़ का आक्रमण ये कब होता है, तो यह होता है 1538 में, 35 एवं 36 के मध्य में बहादुर शाह के साथ में संघर्ष होता है, जिसमें बहादुर शाह पराजित होते हैं, और इसके पश्चात में एक वर्ष के अंतराल में ही बहादुर शाह के साथ में पुनः संघर्ष होता है, और बहादुर शाह क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र को जो भी हुमायूं ने अपना आधिपत्य जताया था इस संघर्ष के माध्यम से, तो एक प्रकार से बोले बहादुर शाह ने हुमायूं से पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया, यानी मालवा और जो गुजरात का क्षेत्र था यह पुनः बहादुर शाह के कब्जे में आ जाता है। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि हुमायूं ज्यादातर युद्ध तो जीतता नहीं था, यानी युद्ध तो करता था लेकिन अधिकतर युद्धों में वो संधि करता था, और यहाँ उसने जीत भी दर्ज की, तो ज्यादा दिनों तक वो स्थायित्व सत्ता इस क्षेत्र में स्थापित नहीं कर पाता है, जिस कारणवश की पुनः यहाँ पे बहादुर शाह क्या करते हैं, मतलब अपने कब्जे में ले लेते हैं। और यही सारा सिस्टम चल रहा होता है कि तभी एक प्रकार से बोले ना कि इससे पहले चुनारगढ़ के किले पर ये आक्रमण कर चुका था, जहां पे शेर खां के साथ में इसने संधि की थी। तो शेर खां अभी भी चुनारगढ़ के किले पे ही था, जो कि अपनी सत्ता को संभाले हुए था, लेकिन अब हुमायूं के माइंड में या मन मस्तिष्क में कुछ ऐसा आता है
कि वो ये महसूस करता है कि मतलब चुनारगढ़ के किले की तरफ ये हमारा शेर खां जो है, एक प्रकार से बोले तो इसकी सत्ता स्थापित है, कभी ना कहो ये भी आक्रमण कर दे आगे भविष्य में चल के। तो इसको डर था कि कहीं शेर खां भी ना मुगलिया सल्तनत पर अपनी सत्ता को स्थापित करे एक रणनीति बना करके। तो इसके मन मस्तिष्क में कुछ भी आया हो तो ये उस संधि को भूल जाता है जो इससे पहले की गई थी, और ये क्या करता है कि पुनः 1538 में चुनारगढ़ के किले पर पुनः आक्रमण करता है, जिसपे क्या होता है ये आक्रमण याद रखिएगा। 1538 ईस्वी में पुनः क्या करता है, आक्रमण करता है। और जो भी संधि इसके पहले हुई थी, इस पहले वाले संघर्ष में चुनारगढ़ पर क्या हुई थी कि शेर खां का एक पुत्र था जिसको कुतुब खां के नाम से जानते हैं। तो इस संधि के माध्यम से बोला गया था कि शेर खां का जो पुत्र था वो हुमायूं के सेवादार के तौर पे नियुक्त कर दिया गया था, अर्थात सूबेदार के तौर पे नियुक्त करके भेज दिया था शेर खां ने कि जाओ तुम हुमायूं की सेवादार के तौर पे, उनके मतलब सूबेदार के तौर पे उनकी सेना में शामिल हो जाओ, अर्थात हुमायूं की देख रेख करो या सेवा करो। ये संधि हुई थी और कुछ पैसे दिए गए थे, आई थिंक 10 लाख पैसे वगैरह दिए गए थे, संपत्ति वगैरह दी गई थी। तो काफी सारी इस संधि में उसको मतलब संपत्ति वगैरह प्राप्त हुई थी। लेकिन पुनः पता नहीं है क्या सोचता है कि 1538 में पुनः आक्रमण करता है और इसमें क्या करता है कि ये जाता है चुनारगढ़ के किले की तरफ, जो कि बिहार वाले क्षेत्र में आई थिंक पड़ता है, बिहार की तरफ बढ़ते हुए बिहार बंगाल की तरफ। तो ये क्या करता है कि इस किले को पुनः घेरता है और अब की ये गलती नहीं करता है। इससे पहले इसने चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया था तो गलती की थी, और यहीं पे इसने गलती नहीं की। ये हर एक क्षेत्र में या जहां भी संघर्ष करता था, ज्यादातर इसकी बेवकूफी यही होती थी कि ये संधि ज्यादा करता था, जीत भी जाता था तो भी संधि करता था, अर्थात हारता तो था नहीं जैसे वैसे भी ज्यादा, लेकिन संधि जरूर करता था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने संधि नहीं की, यहाँ पे उसने भरपूर तरीके से चुनारगढ़ के किले पर अपनी स्थायित्व सत्ता स्थापित कर दी, अर्थात चुनारगढ़ के किले को अपने कब्जे में ले लिया। अब शेर खां जो है वो भयभीत होकर के भाग जाता है, कहां पे, बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में, अर्थात बंगाल वाले क्षेत्र में। और इस समय बंगाल वाले क्षेत्र में महमूद लोदी का शासन चल रहा होता है, जो कि वो भी एक अफगान था और शेर खां भी एक अफगान ही था। दोनों के मध्य में हमारी एक प्रकार से मित्रता भी थी। इस कारणवश ये हमारा शेर खां बंगाल की तरफ भागते हुए जाता है, और बंगाल की तरफ भागते हुए जाता है। तो इसके पीछे पीछे जब ये जान जाते हैं कि शेर खां अभी उतना मजबूत नहीं है, यानी हुमायूं की अपेक्षा में, तो यहाँ पे चुनारगढ़ के किले पर कब्जा करने के बाद ये इसके पीछे पीछे बंगाल की तरफ भी जाते हैं। कहां पे जाते हैं, बंगाल की तरफ भी जाता है हुमायूं। इसको ये लग गया कि जब हमने इसको यहाँ पे पराजित कर दिया तो आगे पराजित करने में हमें तनिक भी किसी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। इस कारणवश ये बंगाल की तरफ भी बढ़ता है, और बंगाल की तरफ जाता है तो वहां पे इस समय तक महमूद लोदी क्या हो चुका होता है, यानी वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूर्ण रूप से इस समय यही हमारा शेर खां वहां पे शासन चलाने लगता है। तो ये हमारे जाते हैं बंगाल की तरफ और वहां से भी इसको पराजित करते हैं, अर्थात अब बंगाल वाला क्षेत्र भी क्या होता है, हुमायूं के अधीन हो जाता है। अब यहाँ पे शेर खां फिर से भागता है, और क्या होता है कि तभी इनको अर्थात हुमायूं को एक सूचना मिलती है कि आपका जो छोटा वाला भाई है, अर्थात जिसको हम इंदाल के नाम से जानते हैं, तो वो क्या कर रहा था, इंदाल यार, वो उसको हुमायूं ने एक क्षेत्र दिया था, मेवाड़ वाला क्षेत्र, मेवात का, लेकिन वो अपने क्षेत्र का साम्राज्य छोड़ करके, यानी वहां की सत्ता छोड़ करके अब ये सोचता है कि हम भी थोड़ा सा दिल्ली आगरा का मजा लें।
तो हम वहां पे हमारे भाई नहीं है, तो क्यों ना जाकर के मैं उस सत्ता को संभालूं। तो वो बेटा अपना दिमाग लगाता है और क्या करता है कि वो दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र पर अपनी सत्ता को स्थापित कर देता है। कौन? इंदाल। इंदाल जो कि इसका सबसे छोटा भाई था। और क्या होता है कि जो भी हुमायूं के हमारे वफादार थे, जो कि दिल्ली एवं आगरा वाले क्षेत्र में थे, इंदाल उनकी क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। अब जब ये सारी सूचनाएं जैसे ही पता चलती हैं हुमायूं को, तो हुमायूं पुनः बंगाल वाले क्षेत्र को छोड़ करके क्या करता है? ये वापस आता है कहां पे? दिल्ली एवं आगरा वाले क्षेत्र में, कि देखता हूं कि भाई मेरा ऐसा कर कैसे सकता है मेरे पीठ के पीछे। और वैसे भी ये अपने भाइयों से उतना मतलब एक प्रकार से बोले तो इसके भाई इसकी सहायता नहीं करते थे। भाई इसके वफादार नहीं थे, भले ही भाई थे लेकिन वफादार नहीं थे। छोटा वाला थोड़ा सा वफादार तो था, लेकिन इससे जो बड़े थे, अर्थात जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले, एक का नाम कामरान था और दूसरे का अस्करी नाम था, तो ये दोनों तनिक भी वफादार नहीं थे हुमायूं के। तो हुमायूं इनसे परेशान भी था, और इनसे परेशान भी था, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे थोड़ा सा। क्या होता है फिलहाल में कि जैसे ही इसको पता चलता है इंदाल वाले क्षेत्र, इंदाल क्या करता है? अपनी सत्ता को वहां पे स्थापित करता है। तो ये पुनः आते हैं कहां पे? दिल्ली एवं आगरा वाले क्षेत्र में। और क्या होता है कि ये आते किस रास्ते से हैं? तो ये जो आज हम रोड देखते हैं, जिसको हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, इसको पहले ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से भी जाना जाता था। और इसको किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी, जो कि सूरवंश का हमारे कौन था? जो कि शासक था। ठीक है, इसको हम सूरवंश जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक बेहतरीन अंदाज में हम इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो वह इसी जीटी रोड के माध्यम से ही वापस आ रहा था, और इसी बिहार वाले क्षेत्र से होते हुए जब वो वापस आता है, तो इसी बिहार वाले क्षेत्र में ही हमारी दो नदियां बहती हैं। यानी इसी रास्ते से दो नदियां बहती हैं। एक है हमारी गंगा नदी, और इसी गंगा नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र में हमारी एक नदी और बहती है, जिसको हम लोग कर्मनाशा नदी के नाम से जानते हैं। और इन दोनों नदियों के किनारे ही हमारी एक नदी बोल दें या एक क्षेत्र पड़ता है हमारा, जिसको हम लोग चौसा के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि इस चौसा वाले क्षेत्र में शेर शाह, अर्थात एक प्रकार से मैं बोलना चाहूं तो शेर खां घात लगा करके बैठा होता है, या एक प्रकार से बोले तो हुमायूं की प्रतीक्षा कर रहा होता है। वो जानता है कि अगर हुमायूं अपने क्षेत्र में जाएगा तो वो इसी रास्ते से होते हुए जाएगा। इस कारणवश शेर शाह सूरी जो है वो यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा होता है, किसका? हुमायूं का। और हुमायूं जब इस क्षेत्र में आता है तो इस क्षेत्र में शेर खां अपनी सेना के साथ में भरपूर तैयार होता है, युद्ध करने के मूड में होता है दोस्त। ठीक है, यानी एक प्रकार से भरपूर संघर्ष की स्थिति में होता है। और क्या होता है कि इसी चौसा वाले क्षेत्र में हमारा एक संघर्ष होता है, जिसको हम लोग चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध कब होता है? तो यह होता है 1539 में। इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। 1539 के मध्य में हमारा एक युद्ध होता है चौसा के क्षेत्र में, जो कि चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके किसके मध्य में होता है? तो यह होता है हुमायूं के मध्य में, हुमायूं एवं शेर खां के मध्य में। शेर खां के मध्य में ये हमारा युद्ध होता है। और इस युद्ध के संदर्भ में इतिहासकारों के द्वारा इतिहास में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी ये भी बोली जाती है कि ये हमारा शेर खां जो होता है और हुमायूं जो होता है, फाइनली इन दोनों की सेना आमने सामने होती है। अभी ये आगरा वाले क्षेत्र में नहीं पहुंचा। ठीक है, यानी दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। यानी शेर खां की भी सेना ये तो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था, और रास्ते में आते समय हुमायूं अब समझ चुका है कि शेर खां के साथ में मेरा संघर्ष होने वाला है।
तो वो भी अपनी सेना को भरपूर तैयार किए हुए, यानी जब दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं तो कई महीने बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते हैं। वो अपनी सेना के साथ में तैयार होता है और एक अपनी सेना के साथ में तैयार होता है, दोनों आक्रमण नहीं करते हैं, काफी दिन बीत जाता है, ठीक है। लेकिन फाइनली जून का ही महीना हमारे होता है, यानी इससे पहले से वो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और फाइनली जून के महीने में बारिश वगैरह होती है, यानी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, जून लास्ट में बारिश का सीजन आ जाता है, अर्थात मानसून आ जाता है भारतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो क्या होता है कि बारिश होने लगती है, बारिश का सीजन आता है जून में, तो बारिश वगैरह होती है, तो दोनों ही नदियों में क्या होता है, खूब बाढ़ आ जाती है, यानी गंगा नदी में भी खूब सारा पानी भरता है और कर्मनाशा नदी में भी बहुत सारा पानी भर जाता है, अर्थात बाढ़ टाइप में आती है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए शेर शाह सूरी रातों रात आक्रमण करता है, और जैसे ही आक्रमण करता है तो हुमायूं को तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि काफी दिन बीत चुका था, शेरशाह ने आक्रमण किया ना था, तो उतना ध्यान उसने दिया नहीं। और जैसे ही बाढ़ आई तो उसने क्या किया कि डायरेक्टली, ऐसा कहानियों में प्रचलित है कि रातों रात शेर शाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। अब हुमायूं अपनी जान बचाते हुए क्या करता है कि ये अपने घोड़े के सहित क्या होता है कि नदी में कूद जाता है अपने आप को बचाते हुए। और इसको ये भी बोला जाता है, कहानियों में ये भी प्रचलित है कि अगर एक भिस्ती के द्वारा हुमायूं की जान ना बचाई जाती इस समय 1539 में, तो शायद हुमायूं की मृत्यु इसी चौसा के युद्ध में हो गई होती। भिस्ती क्या होता है, तो भिस्ती एक नाव वाले को बोलते हैं, जो कि मल्लाह जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक निजाम नामक भिस्ती था, कौन था, निजाम नामक भिस्ती, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। निजाम नामक भिस्ती के द्वारा ही हुमायूं की जान हमारी बचाई जाती है, ठीक है। और जिससे कि इसको यानी शेर शाह को ये लगता है कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि नदी में पानी काफी ज्यादा था, तो भिस्ती के द्वारा इसकी जान बचाई गई। कुछ दिनों तक ये उन्हीं के पास रहते हैं और फिलहाल में उसके पश्चात में इनको दिल्ली की खबर तो लग ही जाती है कि मेरा भाई इंदाल मेरे वफादारों को समाप्त करके या उनकी हत्या करके स्वयं में अपने आप में क्या कर रहा है, अपने आप को स्वतंत्र बादशाह उसने घोषित कर दिया है। तो अब इसको दिल्ली की सत्ता चाहिए थी, दिल्ली आगरा वाली, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला इसके भाई इसके वफादार नहीं थे, और इसके भाई ही क्या यार, सत्ता की लालच अच्छे अच्छों को बुरा बना देती है, चाहे वो आज वर्तमान की स्थिति हो, चाहे वो प्राचीन समय की स्थिति रही हो, सत्ता अच्छे अच्छों को लालची बना देती है, चाहे कितना भी सगा संबंधी ही क्यों ना हो, ठीक है। सत्ता चीज ही ऐसी है, सत्ता बोल दे या राजनीति बोल दे, राजनीति अगर आपको झूठ बोलना आता है वो भी अच्छी तरीके से, तो आप राजनीति में बड़े ही बेहतरीन साबित होंगे। तो राजनीति करनी है तो झूठ बोलना आवश्यक है, अगर झूठ बोलना जानते हैं तो राजनीति में आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो वही बोलते हैं ना कि सत्ता अच्छे अच्छों को बुरा बना देती है, तो वही था कि अब इनको अपने साम्राज्य चाहिए था, ठीक है। तो ये पुनः इनको उस भिस्ती के द्वारा बोला जाता है कि आप दिल्ली एवं आगरा वाले क्षेत्र में जाइए और अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये जाते हैं कहां पे, दिल्ली आगरा वाले क्षेत्र में जाते हैं, और जब ये जाता है दिल्ली आगरा वाले क्षेत्र में, तो इसी समय फिर से सूचना मिलती है किसको, शेर खां को। पीछा नहीं छोड़ रहा बंदा हुमायूं का, ठीक है। इस समय शेर खां शक्तिशाली हो गया था, यानी क्योंकि उसका मनोबल काफी बढ़ चुका था, क्योंकि उसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया था। इस कारणवश शेर खां अपने आप को थोड़ा सा, यानी होता है ना कि कोई भी कार्य अगर हमारा संपन्न हो जाता है, कठिन से कठिन कार्य, तो हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, हमारे अंदर या मन मस्तिष्क में एक प्रकार से
उत्तेजना उत्पन्न होती है कि हाँ, अगर अब इस प्रकार का कार्य यदि हमसे कोई करवाना चाहेगा तो हम उसको एक बेहतरीन अंदाज में करके रख देंगे। ठीक है, तो वही फीलिंग आती है शेर खां के साथ भी। ये जान जाता है कि मैंने इससे पहले के 2 युद्ध किए, किसके साथ में, शेर खां अर्थात हुमायूं के साथ में, दोनों चुनारगढ़ पर ही किया था। तो यहाँ पे मैं हार गया था, हुमायूं जीत गया था, लेकिन चौसा के युद्ध में ये पूरी तरीके से क्या होता है, शेर खां जीत जाता है। तो इसका मनोबल बढ़ता है और ये पुनः क्या करता है कि इसके पीछे पीछे पुनः जाता है और जाते समय ही कन्नौज वाले क्षेत्र में, कहां पे, जो कि ये भी बिहार और यूपी के अंतर्गत ही पड़ता है क्षेत्र, ये कन्नौज वाले क्षेत्र में एक संघर्ष होता है या आमना सामना होता है पुनः किसका, हुमायूं और शेर खां का सामना पुनः होता है। कहां पे, 1540 में, कहां पे होता है, कन्नौज वाले क्षेत्र में, यानी 1540 ईस्वी में के मध्य में किसका आमना सामना होता है, ये होता है हुमायूं का एवं शेर खां का। अब हम इसको शेर शाह सूरी पूरा नाम देते हैं, शेर शाह सूरी। अब हम इसको पूरा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि चौसा के युद्ध जीतने के पश्चात में शेर खां ने एक उपाधि धारण की थी जो था शेर शाह की उपाधि, यानी चौसा के युद्ध के पश्चात से इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये शेर शाह एक प्रकार की उपाधि थी जो कि चौसा के युद्ध के पश्चात में इसने धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कन्नौज का युद्ध होता है जिसको बेलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो हुमायूं एवं शेर शाह की सेना पुनः आमने सामने होती है और इसमें पुनः आमना सामना होता है, दोनों फिर से आमने सामने। तो इस संदर्भ में भी इतिहास में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं और कहानियां प्रचलित हैं तो ऐसा कहा भी जाता है कि इस युद्ध में भी हुमायूं क्या होता है, पराजित हो जाता है और शेर शाह क्या होता है कि शेर शाह विजयी होता है और शेर शाह विजयी हो ही जाता है, शेर शाह सूरी विजयी होता है और ये अपनी जान को बचाते हुए इस युद्ध के पश्चात में ये भाग जाता है भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, अर्थात सिंध वाले क्षेत्रों में जाता है ये और ये वहां पे जाकर के शरण लेता है। ठीक है, तो ये हमारा इस युद्ध को याद रखिएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि अब शेर शाह के पास में खुला आसमान था, दिल्ली आगरा वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई शासक नहीं बचा था। तो यहाँ से सूर्यवंश स्टार्ट हो जाता है, यानी सूर्यवंश आरंभ हो जाता है। इसकी हम एक अलग क्लास लेंगे तो वहां पे एक बेहतरीन अंदाज में सारी चीजों का या सारे घटनाओं का वर्णन करेंगे। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं हुमायूं के संदर्भ में। हुमायूं जाता है सिंध वाले क्षेत्र में, ये वहां पे शरण लेता है और फाइनली इसी युद्ध के पश्चात से ही 1540 में ही मुगलिया सल्तनत दिल्ली आगरा वाले क्षेत्रों से क्या होती है, समाप्त हो जाती है, पूर्ण रूप से सूर्यवंश आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हुमायूं चला जाता है भारतीय क्षेत्रों के बाहर। ठीक है, तो यहां तक 1530 में शासक बनता है और 1540 तक वो भारतीय क्षेत्र में रहता है, जिससे कि युद्ध वगैरह करता है। तो ये था उसका 10 वर्षों का कार्यकाल या 10 वर्षों के जीवन के अंतर्गत में उसने भारतीय क्षेत्र में क्या क्या किया या उनकी कौन कौन सी घटनाएं थी। इसके पश्चात में 1541 से लेकर के 1555 के मध्य में सूर्यवंश चलता है। इसकी मैंने पहले ही बोला अलग क्लास अटेंड करेंगे। उसके पश्चात की घटना देखते हैं यहाँ पे, यानी अब हम लोग जो बात करते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि 1540 के पश्चात में जब वो चला जाता है तो 15 वर्षों में उसने क्या किया, यानी उसका निष्कासित जीवन इस बीच में कैसा था, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। निष्कासित जीवन के संदर्भ में हम लोग ये जान चुके हैं कि 1540 में वो चला जाता है सरहिंद किसके पश्चात में, कन्नौज और बिलग्राम के पश्चात में वो चला जाता है भारतीय क्षेत्र को छोड़ करके और सिंध में शरण लेता है। ठीक है,
जिससे कि अब यार सत्ता तो उसको चाहिए ही, क्योंकि पहले से मुगलिया सल्तनत स्थापित थी। तो अब वो करे तो करे क्या, अब अपनी सत्ता को कैसे पुनः प्राप्त करे, वो इसी टेंशन में वो रहता है बेचारा। और अपने भाइयों से वो मदद की गुहार भी करता है, यानी अपने भाइयों को उसने कहा भी था, यानी अपने भाइयों को उसने कुछ क्षेत्र दे करके भी रखे थे। जैसे कामरान को उसने क्या दिया था कि काबुल और कांधार वाला क्षेत्र दिया था। इसके पश्चात में अस्करी को उसने संभल वाला क्षेत्र दिया था। इंदाल को उसने मेवात वाला क्षेत्र दिया था। तो ये अपने भाइयों से सहयोग की मांग करता है कि भाइयों मेरी मदद करो, जिससे कि मैं भी अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त कर सकूं। तुम तो अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे हो, तो क्यों ना तुम मेरी सहायता कर दो, तो मैं पुनः अपने साम्राज्य को प्राप्त करने में सफल हो जाऊं। लेकिन इसके भाई इसके वफादार नहीं थे। वो क्या थे कि वो भी थोड़ा सा एक प्रकार से बोले सत्ता की लालच उनके पास भी थी। मैंने पहले ही बोला, चाहे जितना बड़ा सगा संबंधी हो, राजनीति में अगर वो गया तो राजनीति एक प्रकार से बोले राजनीति एक दलदल है। जितना झूठ बोलना चाहो उतना झूठ बोल दो, राजनीति में हमेशा सक्सेस रहोगे। ठीक है, तो वही सारी बातें हैं कि सत्ता की लालच या जो सत्ता की भूख होती है वो अच्छे अच्छों को बुरा बना देती है। तो ये अपने भाइयों से काफी ज्यादा एक प्रकार से बोले तो परेशान हो गया। अब परेशान भी हो गया और काफी सारी चीजें हुई, भाइयों से एक प्रकार से बोले तो ये अपनी तरफ से शत्रुता का भाव रखने लगा। अब जाहिर सी बात है यार, भाई हो आप हमारे और आवश्यकता पड़ने पर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम शत्रुता का भाव ना रखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा आ ही जाता है, ऐसा भाव आ ही जाता है चाहे जो हो। तो इसमें क्या होता है कि इसके भाई वगैरह भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसका जो छोटा वाला भाई था उसका नाम था इंदाल। उनके एक गुरु थे जिनको हम लोग मीर अली अकबर के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, मीर अली अकबर। मीर अली अकबर थे कौन, तो ये इंदाल के गुरु थे। कौन थे, इंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर। मीर अली अकबर के नाम से जानते हैं। इनकी एक पुत्री थी जिसको हम लोग हमीदा बानो बेगम के नाम से जानते हैं। हमीदा बानो बेगम के नाम से जानते हैं। इनकी क्या होती है कि हुमायूं के साथ में इनकी शादी करवा दी जाती है। तो क्या होता है कि हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम के साथ में हुई, और क्या होता है कि इसके पश्चात में जब इनकी शादी होती है तो जो अकबर नाम हम सुनते हैं ना, अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का और हमीदा बानो बेगम का, जो कि आगे चल के मुगलिया सल्तनत का अगला जो बादशाह होता है वो अकबर ही होता है। ठीक है, तो ये अकबर के मतलब पिता और माता के तौर पे इनको जाना जाता है फिलहाल में। और इस ये पुनः क्या करता है कि ये सारी घटनाएं हमारी हो ही रही होती है, तो मैंने पहले ही बोला कि ये अपने भाइयों से गुहार लगाता है कि मेरी मदद करो अपने साम्राज्य को प्राप्त करवाने में, लेकिन इसके भाई इसकी सहायता नहीं करते हैं और ये सिंध वाले क्षेत्र में ही इस समय होता है। अब काफी परेशान हो जाता है बेचारा कि मैं अपनी सत्ता को प्राप्त करूं तो इस क्रम में ईरान के एक शाह थे। क्या थे, ईरान के हमारे एक शाह थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि हम आपकी मदद करेंगे, आपका कोई सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा हमसे इसका कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं एक शर्त पे। तो हुमायूं ने कहा ऐसी कौन सी शर्त है आपकी कि जिसको अगर मैं मान लेता हूं तो आप मेरी सत्ता अर्थात मेरा साम्राज्य प्राप्त करवाने में आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो उन शाह ने ये कहा कि अगर यदि तुम इस्लाम धर्म में, इस्लाम तो था ही यानी वो भी इस्लाम, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम इस्लाम धर्म में यदि तुम शिया को अपना लो, यानी शिया धर्म को अपना लो। इस्लाम धर्म में दो समुदाय हमारे,
एक हम लोग शिया वर्ग के नाम से जानते हैं और दूसरे को सुन्नी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शाह का कहना ये था कि यदि तुम शिया धर्म को अपना लो तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा साम्राज्य प्राप्त करवाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तो अब इससे अच्छी बात क्या होगी, धर्म ही तो अपनाना था। तो हुमायूं ने क्या किया कि हामी कार भर दिया। उसने कहा कि ठीक है, हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इस क्रम में उन्होंने क्या किया कि इनकी सहायता करना स्टार्ट कर दिया कि भारतीय क्षेत्र में ये जो भी इनका साम्राज्य था ये उसको पुनः प्राप्त कर सकें। तो ये क्या करते हैं कि अब ये मतलब भारतीय क्षेत्र में पुनः आक्रमण करने का प्रयास करते हैं शाह के नेतृत्व में या शाह के सहयोग के द्वारा। और क्या था कि काबुल एवं कांधार का क्षेत्र जो कि इनके भाई के द्वारा देखा जा रहा था, इन्होंने इनको जीता और कामरान को क्या कर दिया, कामरान की आंखें निकलवा ली। आंखें निकलवाने के पश्चात में उनको मक्का भेज दिया। इतनी निर्दयता पूर्वक कृत्य किया अपने भाई के साथ में। इसके पश्चात में जो भी हमारा अस्करी था इसके क्षेत्र को भी जीता। अस्करी के पश्चात में यानी पूर्ण रूप से एक प्रकार से बोले तो ये पूरा क्षेत्र इन्हीं का हो गया जहां पे भाई वगैरह थे। और 1551 तक आते आते एक प्रकार से अगर हम बोले तो इंदाल जो भाई था ये भी हमारा समाप्त हो जाता है, एक युद्ध में ये भी मारा जाता है। तो मेवात वाला क्षेत्र भी चला जाता है पूर्ण रूप से और संभल वाला क्षेत्र भी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा इनकी सत्ता पुनः भारतीय क्षेत्र में स्थापित होने लगती है। लेकिन अभी पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में ये नहीं आते हैं, ये केवल और केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात होती है, ठीक है। और जब ये भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए आते हैं तो वहां पे पुनः जैसे ही ये भारत में आते हैं तो एक युद्ध हमारा और होता है जिसको हम लोग मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि जब ये पुनः भारत आते हैं, ठीक है, निष्कासित जीवन के पश्चात में पुनः जब ये भारत आते हैं तो मच्छीवाड़ा के क्षेत्र में एक संघर्ष होता है जो कि एक प्रकार से अगर हम बोले तो ये मच्छीवाड़ा के क्षेत्र में जो भी संघर्ष होता है इसको हम लोग मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये जो संघर्ष होता है ये एक प्रकार से बोले किसके मध्य में होता है, तो ये हुमायूं एवं अफगानों के मध्य में होता है। किसके मध्य में होता है, यानी हुमायूं एवं अफगानों के मध्य में होता है। अफगान कहां से आ गए, तो ये मैंने पहले ही बोला कि बीच में 15 वर्ष का जो कार्यकाल था ये सूर वंश का था। सूर ये एक प्रकार से अफगान ही थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अफगान ही थे और इनको जब ये पता चल जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई इसी बीच में और इस्लाम शाह भी एक प्रकार से इनका जो पुत्र था किसका, यानी शेरशाह का, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई अफगान शासकों में तो हुमायूं के पास डर नहीं बचा था कि वो डर सके आगे बढ़ने के लिए। तो क्या होता है कि शाह इनकी मदद कर रहे होते हैं और ये पुनः भारतीय क्षेत्र को यानी मुगलिया सल्तनत पुनः प्राप्त करने के लिए भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करता है जो कि अफगानों के साथ में इसका आमना सामना होता है जो कि सूर वंश के वंशज ही होते हैं ये अफगान। और एक प्रकार से बोले जैसे ही शेरशाह की मृत्यु होती है तो सत्ता की लालच में, मैंने पहले ही बोला कि सत्ता अच्छों को क्या कर देती है, लालची बना देती है। सत्ता की भूख सबको होती है यार, शासक बनना कौन नहीं चाहेगा, कौन चाहेगा कि हम आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करें। तो उस समय सत्ता की लालच हुआ करती थी। तो जो भी हमारे सूर वंश के अन्य वंशज थे या सूर वंश के जो भी हमारे या अन्य अफगान थे वो आपस में एक दूसरे के साथ में टकराव की स्थिति पैदा किए हुए थे। अर्थात ये जो अफगान थे ये छोटे छोटे गुटों में बट गए थे। अफगान जो सरदार टाइप के थे छोटे छोटे गुट में बट गए। अब जब छोटे छोटे गुट में बट गए, सरदार यानी बादशाह बनने की होड़ मची हुई थी शेरशाह सूरी के मृत्यु के पश्चात में। इन्हीं सारी परिस्थितियों का फायदा उठा करके
पुनः हुमायूं ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण में उन्होंने अफगानों को परास्त किया। और क्या हुआ कि ये जो भी हमारा भारतीय क्षेत्र का पश्चिम वाला एरिया था, काबुल, कांधार, मेवाड़, सिंध वाला और ये पंजाब का क्षेत्र जो भी है हमारा, और अंदर तक अगर हम और जिक्र करें तो अंदर तक का एरिया पूरा क्या किया, ये पुनः हुमायूं के नेतृत्व में आ जाता है। यानी अफगान इस युद्ध में क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड अफगान पराजित हो जाते हैं। अब यार मेन स्थान पे इनको अपनी सत्ता स्थापित करनी थी, जहां पे इनके पिता के द्वारा इनको साम्राज्य दिया गया था, अर्थात दिल्ली एवं आगरा के क्षेत्र में सूरवंश का अंतिम शासक, जिसको हम लोग सिकंदर सूर के नाम से जानते हैं, उसका शासन काल चल रहा होता है। और सिकंदर सूर जान चुका था कि अब हुमायूं दिल्ली आगरा के क्षेत्र को भी अपने आधिपत्य के रूप में स्वीकार करना चाहता है। तो इस क्रम में एक युद्ध और होता है, जिसको हम लोग सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह युद्ध भी जून में ही होता है। तो ये 22 जून को होता है। 22 जून 1555 ईस्वी में क्या होता है, सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं के मध्य में, हुमायूं एवं सिकंदर सूर के मध्य में, सिकंदर सूर के मध्य में, जिसमें सिकंदर सूर पूर्ण रूप से पराजित हो जाता है और यहाँ पे पुनः मुगलिया सल्तनत स्थापित हो जाती है दिल्ली आगरा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था पूरा का पूरा जीवन काल जो कि हुमायूं के द्वारा व्यतीत किया गया। और इतिहासकारों के द्वारा कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि 1555 में जैसे ही मुगलिया सल्तनत पुनः प्रारंभ हो जाती है, 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 1 साल के अंदर ही। मृत्यु कैसे होती है, तो मृत्यु ऐसे होती है कि इसने एक दीन पनाह का निर्माण करवाया था, और उसी दीन पनाह के में मतलब एक पुस्तकालय टाइप का था। तो ये उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके लुढ़कते लुढ़कते, ऐसा बोला जाता है कि लुढ़कते लुढ़कते ये सीढ़ियों से गिर गया था, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों के गिरने से 1556 ईस्वी में। इतिहासकारों के द्वारा ये भी बोला गया कि यह एक प्रकार से बोले तो दुर्भाग्यपूर्ण, यानी इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। इस कारणवश इतिहासकारों के द्वारा इसको एक नाम से संबोधित किया गया, जिसको हम लोग अभाग्यहीन या दुर्भाग्यहीन हुमायूं के नाम से जानते हैं। कि जिस प्रकार ये पूरा जीवन लुढ़कता रहा, यानी एक प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र ये भागता भागता फिरता रहा, चाहे युद्ध को जीतने के पश्चात में हो, चाहे युद्ध को जीतने के संदर्भ में हो। जिस प्रकार से ये संपूर्ण जीवन काल में अपने लुढ़कता रहा, उसी प्रकार से सीढ़ियों से लुढ़क करके इसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हो जाती है। और पूर्ण रूप से यहीं पे मुगलिया सल्तनत क्या होती है, स्थापित हो जाती है। और ये क्या होता है कि अपने साम्राज्य का सुख भोग नहीं पाता है। अब अगर सत्ता भी स्थापित हुई तो बेचारे की मृत्यु हो गई, सत्ता का सुख भोग नहीं पाया। ठीक है, इसके पश्चात में शासक बनते हैं अकबर, जिनका जिक्र हम इसके बाद की क्लास में अर्थात आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में ये था पूरा का पूरा हुमायूं का व्यक्तित्व या हुमायूं का जीवन काल, कि उसने किस प्रकार से अपने जीवन को आरंभ किया और कहां पे आकर के उसका जीवन समाप्त होता है। तो 2 मिनट का मौन धारण कीजिएगा और जो भी सारी चीजें हों हुमायूं के संदर्भ में सोचते रहिएगा, देखते रहिएगा और मजा मारते चलिए मेरे साथ में इस पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत का। ठीक है, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। ठीक है, बाकी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।